बड़ी संख्या में आज भी लोग मानते हैं कि योग एक धार्मिक गतिविधि है, तो आप उनको क्या संदेश देंगे? और जब हम कहते हैं कि योग व्यायाम नहीं, ये जीवन शैली का हिस्सा है। अगर वो धार्मिक गतिविधि भी मानते हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि धर्म का अर्थ है मानव धर्म, और एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाला मार्ग योग है। लेकिन योग की परिभाषा किसी एक कम शब्दों में बांधना योग नहीं है। आज की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्यक्ति योग को क्यों अपना रहा है? वो स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य किसे कहते हैं उस पर भी भ्रम है। हम केवल कमर दर्द, गर्दन दर्द, पेट दर्द, डायबिटीज़, रक्तचाप, हृदय रोग को ठीक करने के लिए योग को अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। योग हमारे लिए पूर्ण स्वास्थ्य का मार्ग है, अर्थात जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया, और इसमें इन दोनों से बड़ा है सामाजिक स्वास्थ्य। कैसे मैं अपने समाज में अपना तालमेल बिठाऊं, और उससे भी बड़ा कोई है तो वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उसको धर्म कह करके भ्रमित किया जाता है। अध्यात्म का अर्थ केवल यही तो है कि अपने भीतर जाना, अपने स्वरूप से साक्षात होना, आत्मानुभूति करना, अपने भीतर की जो कलुषताएं हैं, जो हमारे भीतर में क्लिष्टताएं भरी पड़ी हैं, जो नकारात्मक विचार पड़े हैं, बुरी वृत्तियां हैं, उनको त्यागना, अच्छी वृत्तियों को अपनाना, एक अपना अंतःकरण को शुद्ध करना, वह योग है। बिल्कुल, क्योंकि योग की असली परिभाषा जो दी गई वो क्या दी गई है कि आत्मा का परमात्मा से योग होना योग है। लेकिन उससे पहले शरीर को ठीक कर लो भाई, मन को ठीक कर लो, इस बुद्धि को ठीक कर लो, अपने चित्त पर जहाँ बुरे संस्कार आपके संचित पड़े हैं उनको ठीक कर लो। जब उन सब की धुलाई हो जाएगी तो आत्मा का परमात्मा से मिलना भी सहज हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है डॉक्टर गोस्वामी, और हमने देखा कि किस तरह से 1 लाख लोगों ने योग किया है, और हर जगह हम ग्रुप में योग करते देख रहे हैं। एक थोड़ा सा अनुभव अगर आप बताएं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से योग का अभ्यास आप खुद भी कर रहे हैं। एक लोगों के साथ योग करना बड़ी संख्या में, और अकेले योग करना, ये किस तरह से अनुभव अलग होता है अपने आप में? जब हम सामूहिक योग का अभ्यास करते हैं तो एक कलेक्टिव एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और दूसरे को देखकर हमारे अंदर का उत्साह जगता है। जो आलस्य है वो दूर होने लगता है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। तो जब सामूहिक योग का अभ्यास किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत ही गहरे स्तर तक होने लगता है। जैसे एक व्यक्ति है ना, वो शराब बैठकर अकेला पिए या समूह में पिए, तो जो समूह में है वो पत्ते खेल रहा है, वो समूह में खेल रहा है, वो क्लब समूह में जा रहा है। जो सामूहिक आदत बनती है वो बहुत ही गहरी बन जाती है। तो योग का अभ्यास जब समूह में होता है तो उसकी एक आदत बड़ी गहरी हो जाती है, और जब वो गहरी आदत होती है और फिर कल को मान लो बारिश हो रही है, समूह में वो कार्य नहीं हो पा रहा, तो उसकी एक आदत है। जब वो घर में है तो छटपटाहट उसके अंदर हो जाएगी, फिर वो घर में योग का अभ्यास करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसका मन भारी होने लगता है, मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, ख्याल आ जाते हैं, मोबाइल आ जाता है, घर की बातें आ जाती हैं, और वो धीरे धीरे योग के अभ्यास से छूटता चला जाता है। तो यदि व्यक्ति घर से बाहर निकलकर पार्क में जाए, वहां पर सामूहिक योगाभ्यास करे, तो वह योगाभ्यास में ही लगातार 1 घंटा अपने आप को रखेगा। क्योंकि सब कर रहे हैं, एक का मन कहेगा नहीं थोड़ा सा कम कर लेते हैं, दूसरे को देख कर लेगा नहीं कर लेते हैं जब वो कर रहा है। तो सामूहिक आदत यदि डेवलप हो जाए तो व्यक्ति की गहरे अंदर स्तर की आदत डेवलप हो जाएगी। फिर क्या होगा कि व्यक्ति के अब साथ में योग आ गया है, तो जहां भी है, समूह में है तो भी योग का अभ्यास हो रहा है, वो अकेले है तो योग का अभ्यास हो रहा है, दूसरे शहर में यात्रा कर रहा है तो योग का अभ्यास कर रहा है। वो फिर जहां है, क्योंकि आदत इतनी पक गई है कि वो जहां होगा वो योग का अभ्यास कर ही रहा होगा। तो ऐसे में सामूहिक योग का अभ्यास भी बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। यदि आप बाहर समूह में अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो घर के ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल को हटा दीजिए, फर्नीचर को थोड़ा दाएं बाएं कर लीजिए, घर के 4-5 लोग इकट्ठा होकर योग का अभ्यास करें तो वो भी एक समूह का अभ्यास हो जाएगा। यदि सारे लोग घर के ही इकट्ठा होकर अभ्यास करें तो घर का स्वास्थ्य कितना बेहतर हो जाएगा। मतलब एक ऐसा परिवार कि वहां पर पोता भी कर रहा है, पिता भी कर रहा है, बाबा भी कर रहा है, तीनों पीढ़ियां एक साथ योग का अभ्यास कर रही हैं। सास भी कर रही है तो बहू भी कर रही है तो बेटी भी कर रही है। देखो एक माहौल कितना बेहतर होगा, आसपास में जो तारतम्यता है परिवार की, जो एकजुटता है परिवार की,
वो बहुत गहरी हो जाएगी, क्योंकि योग बांधने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। योग इस तरह से कनेक्ट कर देगा लोगों के भावों को, उनके इमोशंस को, तो वो एक दूसरे का केयर करना शुरू कर देंगे। तो आप जहां भी हैं, कोशिश करें, आप जिन मित्रों के साथ उठते बैठते हैं उनको भी कहो कि भैया योग का अभ्यास करो, आओ आओ हमारे पास आ जाओ, वहां पर हम बैठकर योग का अभ्यास करेंगे। तो समूह का अपना एक प्रभाव होता है और व्यक्तिगत भी अपना एक प्रभाव होता है, क्योंकि जब आप योग के आसन कर रहे हैं तो समूह ठीक है, ध्यान कर रहे हैं तो आपने तो आंखें ही बंद कर ली, अब समूह की जरूरत नहीं रही। जैसे जैसे आंतरिक साधना की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और फिर साधना व्यक्तिगत हो जाएगी, एकाकी हो जाएगी, बस अपने में हो जाएगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उस एक आदत का डेवलप होना बहुत जरूरी है, जो समूह दे देगा। उसके बाद धीरे 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 आप उस ध्यान और समाधि की अवस्था को अपनाने लगेंगे, पाने लगेंगे। और शायनी, जिस तरह से अभी हमने सामूहिक योग की बात की और डॉक्टर गोस्वामी ने समझाया, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हम 10-20 मिनट योग के लिए नहीं निकाल सकते, हमारी दिनचर्या जो है काफ़ी बिजी है, तो उनको क्या मैसेज देंगे, कैसे इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए? एक्चुअली पहले तो मैं बोलूँगी, अगर आपके पास अपने खुद के लिए 15-20 मिनट भी नहीं है तो आपका समय जा कहाँ रहा है। आप उस पर सोचिए कि आप दिन भर में ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ भी और काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर हेल्थ आपके साथ नहीं है तो सोचिए, ना आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, ना घर के किसी काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ना कहीं घूमने जा सकते हैं। आप लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा समय तो देना ज़रूरी है। और दिस इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ कि आपके अंदर स्वयं के प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है। अगर प्रेम है ही नहीं खुद से तो आप ये शायद इसको प्रायोरिटी लिस्ट में कभी डालेंगे ही नहीं। तो अगर फिर भी अगर समय की कमी है और अगर उतना समय 1 घंटा चलो नहीं भी है, थोड़ा समय निकाल लीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए। अगर वो भी नहीं आ पा रहा, सपोज़ कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही है, दिन भर में आप सांस तो ले ही रहे हैं, कम से कम अपनी सांस पे ध्यान देकर उसे थोड़ा गहरा करके अपने साथ जुड़ने का प्रयास तो करें। वो भी तो योग है। ज़रूरी नहीं है कि आसन ही करना है। हम बोल देते हैं कि हमारे पास मैट बिछाकर 1 घंटा शायद नहीं होगा करने के लिए, बट आप चाहे कैब में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर से कहीं और जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, खड़े हैं क्यू में, तब भी आप ये कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। आप संकल्प लेते हैं कि नहीं मुझे करना है जैसे मर्जी, तो समय अपने आप बनता चला जाएगा। तो प्रायोरिटी दे इसको, एक संकल्प लें कि मुझे इस पे फोकस चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। तो धीरे 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 आपका दिमाग खुद ब खुद चीज़ें सुझाएगा, खुद ब खुद बताएगा कि चलो लाइन में खड़े हो तो थोड़ा एंकल रोटेशन कर लो, खाली बैठे हो तो थोड़ा रिस्ट रोटेशन कर लो। आपके पास अपने आप तरीके आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो सब तभी आता है जब इंटेंशन होता है, संकल्प होता है। बिल्कुल। और ये इस संकल्प को लेकर देशराज जी आप क्या कहेंगे? ये संकल्प लेना, या मैं कहूँ कि शुरुआती कदम पहला बढ़ाना, वही सबसे मुश्किल होता है क्या? पहला कदम बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये IDY का सिलसिला 2014 में शुरू किया, तो ये एक समाज में बहुत बड़ा संदेश गया कि भाई आप साल में एक बार समूह के रूप में आकर के देखो तो सही। अभी मैं छत्रसाल स्टेडियम में था, वहीं से मैं सीधा आ रहा हूँ, तो 10,000 की गैदरिंग वहाँ पर थी। हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी वहीं थे। तो अगर आप, इससे क्या होता है कि एक आकर्षण पैदा होता है, कहीं से अच्छे काम की शुरुआत करने का जीवन में अगर आपको शुभ अवसर मिलता है तो उसको पा लेना चाहिए। वहाँ से आप शुरुआत करेंगे। जब कुछ दिन आपको थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो, क्यों, योग सामान्यतः मॉर्निंग में किया जाता है। जब मॉर्निंग में लोगों को लेट सो करके और लेट उठने की आदत पड़ गई, पर जब आप शुरू करेंगे आपको कठिनाई होगी, पर जब आपको अच्छा लगने लगेगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी, शरीर के थोड़े थोड़े दोष ठीक होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा, तनाव का स्तर नीचे आने लगेगा, एनर्जी का लेवल ऊपर जाने लगेगा, दवाइयाँ बंद होने लगेंगी, तो आपके
मन और शरीर दोनों ही अच्छे लगेंगे, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, तो फिर आपकी ये चीज़ें जो पहले कठिन लगती थी, आपने प्रयास किया, फिर वो प्रयास धीरे धीरे स्वभाव में बदलने लगेगा। जैसे अभी आप डॉक्टर गोस्वामी जी से पूछ रहे थे कि भाई सामूहिक योगाभ्यास और निजी या व्यक्तिगत योगाभ्यास में क्या अंतर है। वो सामूहिक योगाभ्यास इस बात का बड़ा सटीक जवाब है कि पहले आप किसी एक समूह से जुड़ जाइए। हमारे भारतीय योग संस्थान के 4,500 सेंटर हिंदुस्तान में पार्कों में चलते हैं। आप वहाँ आइए, जब वहाँ आने लगेंगे आप कुछ दिन, जब 10 दिन 15 दिन महीना जब आप आने लगेंगे तो योग आपके स्वभाव में जब तक नहीं ढलेगा आप व्यक्तिगत साधना कर ही नहीं सकते। अगर आपने 15 दिन 20 दिन कहीं सीख करके घर में करनी भी शुरू कर दी, पहले दिन आप जोश में आके 1 घंटा करेंगे, 1 हफ्ते के बाद वो 45 मिनट रह जाएगा, उसके 1 हफ्ते बाद वो 30 मिनट रह जाएगा, और उसके 1 हफ्ते बाद 15 मिनट, और फिर वो बंद हो जाएगा। सामूहिक योगाभ्यास साधारण व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। कोई इंस्ट्रक्टर आपको खड़ा होकर के करवा रहा है, वो आपको सावधानी भी बतला रहा है, वो आपको लाभ भी बतला रहा है, वो आपको तकनीक भी बतला रहा है, और वो आपको समय में भी बांध रहा है कि आप 60 मिनट की साधना करके जाएंगे। घर में आप उसी 60 मिनट को 20 मिनट में निपटा देंगे, फिर योग ना बन करके वो व्यायाम बन जाएगा। अतः जब तक आप अपनी साधना में परिपक्व ना हो जाएं, तब तक आप सामूहिक साधना को ही प्राथमिकता दें। एक तो वहाँ ग्रीनरी होगी, पार्क होगा, सुबह के समय ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ताज़ी हवा होगी, दूसरों से आप मिलोगे, अपने मन की बात कहोगे, दूसरों के मन की बात सुनोगे, स्ट्रेस लेवल तो वैसे ही नीचे आ जाएगा, और आप के जो भीतर के संस्कार हैं वो धीरे धीरे बदलते बदलते आपको पता ही नहीं चलेगा कि गृहस्थ में रह करके योगी का रूप आपने कब धारण कर लिया। हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गृहस्थ योगी या गृहस्थ सन्यासी। जब व्यक्ति इस प्रकार से जीवन में योग को अपनाता है तो अवश्य ही हर संसारिक व्यक्ति, हर गृहस्थी व्यक्ति इस मार्ग पर चल करके एक स्वस्थ, स्वच्छ और अच्छा जीवन जी सकता है। बिल्कुल। और प्रोफेसर प्रसाद, अब मैं आपके पास आऊँगी। अब हम जब हम खेलों के स्तर पर आयोजन की बात करते हैं, अब हम योगा ओलंपियाड भी देख रहे हैं, तो ये आप कितना बड़ा कदम मान रहे हैं, खास तौर से युवाओं में इसके लिए रुचि जगाने को लेकर, और एक लेवल अप करने की जब हम बात कहते हैं तो ये कितना बड़ा कदम है? देखिए, खेल और योग में जमीन आसमान का अंतर है, और इसको सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य समझे, हमने योग को खेल में कन्वर्ट कर दिया है। और पहले क्या था कि जो विद्यालय थे वो केवल खेल विभाग के अंतर ही योग करवाते थे, उसमें चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो। खेल अपनी जगह अलग है, योग अपनी जगह अलग है। योग की जो क्रियाएं हम करते हैं श्वास और प्रश्वास के साथ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, नो कंपटीशन। कंपटीशन की कोई बात नहीं हुआ करती थी, और योग कहीं कंपटीशन के लिए बात नहीं करता है, और उछल कूद की बात नहीं करता है। ये नहीं कहता कि मैं 1 मिनट में 100 दंड बैठक लगाऊंगा या इतना सूर्य नमस्कार करूंगा। ये योग की परिभाषा नहीं है। ये आज उसको कंपटीशन में हमने बदलने की कोशिश की और एक खेल जैसा उसको रूप दे दिया है। खेल अलग चीज है, उसका श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण कम होता है। खेल में वहाँ भी नियंत्रण होता है लेकिन कम होता है। हम जब जंप करते हैं, खेल में जब जंपिंग करते हैं, तो वहाँ भी हम श्वास को रोकते हैं, तभी हम जंप आगे कर सकते हैं उसको। तो उसमें भी कुछ है, लेकिन ये योग जो है, जो भी हम स्टेप कर रहे हैं, चाहे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, हम कोई भी आसन कर रहे हैं, उनमें श्वास के साथ और विराम लेते हुए हमने श्वास लिया, ये हार्ड और फास्ट नहीं करते हैं इसको। और दूसरे में खेल और जो योग है, इसको इससे पहले एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, डॉक्टर से उसको चेकअप नहीं करते हैं। योग में विशेषतर, खेल की बात मैं कम जानता हूँ, उसमें भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होता है उसमें पूरा मेडिकल चेकअप होता है, क्या उसका बीपी कितना है, क्या उसका वेट है। योग में अभी इतना ये नहीं चल रहा है, और उसको हार्ड एंड फास्ट करवा रहे हैं, योग में कंपटीशन करवा रहे हैं। किसी का बीपी है, वो हम ऐसा उछल कूद करवा रहे हैं योग में कि उसको योग का फल नहीं मिल रहा है, उसको रोग लग रहा है। तो खेल के साथ जो हम योग को जोड़ रहे हैं, ये पहले तो था, लेकिन अब थोड़ा इसको विश्वविद्यालय में यूजीसी ने, भारत सरकार ने इसको एक विभाग ही अलग बनाया हुआ है।
योग विभाग अलग से है, ये ग्रंथों को पढ़ने का भी है, क्रियाओं को करने का भी है। ये अध्यात्म पक्ष भी है और भौतिक पक्ष भी है। केवल हम इसको भौतिक पक्ष न बनाए, उछल कूद की परिभाषा न करें, इसको हमें ग्रंथ के साथ इसको जोड़ना भी तो है। जो हठ योगियों ने, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, इन्होंने उछल कूद नहीं किया, इन्होंने कंदराओं के अंदर रह करके योगाभ्यास किया और आत्म साक्षात्कार किया। आज ठीक है, उस योग को हमने एक पब्लिक डोमेन में लिया है, हम उसको, ये भी होना चाहिए। योग विद्या जो है ये एक व्यक्ति तक सीमित न रहे, इसको एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर, एक विश्व के अंदर योग को हम अपनी प्रतिभा दिखाएं, इसको, ये भी बहुत अनिवार्य है। लेकिन इसको खेल के साथ न जोड़ें। योग की क्रियाएं अलग हैं, योग का कंपटीशन योग के साथ करें और खेल के रूप में न करें इसको। अध्यात्म इस पर हम बाकी, ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने अपना मत दिया, इस पर हम और मेहमानों का भी मत लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि योग दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी शुभकामनाएं सोशल मीडिया के जरिए दी हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। योगा हमारे हजारों साल की देन है दुनिया को, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को आह्वान किया, कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसको समर्थन दिया। ये अपने आप में एक मिसाल है। 25 जून is yoga day all over the world, not only in Bharat. Every nook and corner of the world, people are getting benefit of it, irrespective of age, gender, caste, creed, or any differentiation which you make to human races. अत्यंत संतोष का विषय है कि भारत के प्रयासों की वजह से योग एक वैश्विक पर्व बन गया है। It is a global event. It is dotting every nook and corner of India, and it is reflected vibrantly in every part of the world. हमारे ऋषि मुनि कह गए, पहला सुख निरोगी काया। इसीलिए मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं और आपको प्रेरित करता हूं, योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है। इसका सर्जन हमारा परम धर्म है। योग इसका सबसे सार्थक प्रभावी माध्यम है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का योग दिवस पर सभी को संदेश, और अपनी चर्चा को अब हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। शरद जी, हम जिस तरह से बात कर रहे थे योगा ओलंपियाड को लेकर या योग को लेकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस युवाओं में ख़ास तौर से इसके लिए आकर्षण बढ़े, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले कुछ 15-20 साल पूर्व योग चैम्पियनशिप होती थी, योग कंपटीशन होती थी, परंतु बाद में 2020 के पहले योगासन भारत एक संस्था बनाई गई। पहले ये नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन था। योगासन में योग नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि योग अपने आप में जोड़ना है। तो योगासन जो आज के जो हम बाहर देखते हैं, ज़्यादातर लोग आसनों कोई करता है तो अरे हाँ इसे एडवांस योगी कहते हैं, वैसा नहीं है। एक युवाओं को जोड़ने के लिए ये प्रयास किया गया है ताकि वो आसने न भवे दृढ़म प्राणायाम चलागजम, आसन से वो दृढ़ हो जाए, अपना शरीर मजबूत करे, मन को मजबूत कर पाएँ। और वो भी उन्होंने जिस प्रकार से रूल्स वगैरह बनाए हैं वो आसन के लिए बनाए कि वहाँ पर वो स्थिरता के भाव में कुछ देर के लिए रहें, स्थिरता के भाव से शांति संयम से जाएं, उसी प्रकार से भाव से आएँ, और उस प्रकार से युवाओं को एक अट्रैक्शन करने का है। और उसके साथ में फिर उनको बाकी जो योग के अंक है वह भी उनको ज्ञान दिया जा रहा है। तो नो डाउट एक योग समग्र अगर शब्द उपयोग करते हैं तो उसके अनुसार से ये कंपटीशन उचित नहीं है, परंतु योग ओलंपियाड या ये जो शब्द उस प्रकार से उपयोग किए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बाकी अंगों का ज्ञान के बारे में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक इस प्रकार से एक अवेयरनेस है, और एक कहते हैं कि हाँ बच्चों में एक मानसिकता होती है कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ तो तुम कितना कर रहे हो, एक उत्साहवर्धन के लिए कर रहा है। परंतु धीरे धीरे जब वो अभ्यास करते तो उनको उस जो योग का तत्व है, ज्ञान है, वो उनको भी वह समझ में आता है।
तो इस दृष्टि से ये इसको हम सकारात्मक वे से ले। और जो बाकी विधियां जो प्रोफेसर महेश जी कह रहे थे, हाँ उन बातों से भी मैं सहमत हूँ, जितना है उतना, और जो नहीं है उसको वो छोड़ दें। ठीक है देशराज जी। योग अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। उसको आप किसी भी क्षेत्र में जब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है, चाहे वो अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, और चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। हर जगह जब क्रिकेट के मैदान में और क्रिकेट दो टीम के बीच में 20-20 चल रहा हो या वनडे मैच चल रहा हो और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए, बॉल 6, तो उस समय कैप्टन जो है ना तनाव में आता है। और योग अगर करता है तो वो वहाँ संतुलन बनाएगा अपने भीतर। संतुलन बना करके वो अच्छी तरह से समझ पाएगा कि मैं फील्ड को कैसे जचाऊं और कैसे मैं मैच को जीतूं। या यूँ कह लीजिए कि बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी वो ये सोचेगा मैं बॉल को कैसे फेंकूं। अगर वो योग करता है तो ऐसी जब योग का अर्थ क्या है, विषम अवस्था को सम अवस्था में बदलना, असंतुलन अवस्था को संतुलन में बदल देना। मान अपमान, अमीरी गरीबी, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं और हर पहलू में योग आपकी मदद करेगा। आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो भी आप संतुष्ट रहोगे, आप उसको उसके मोह में ज़्यादा मतलब अपना संतुलन नहीं बिगाड़ोगे। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ गया तो आपके अंदर वो सहन करने की शक्ति भी अगर कोई देगा तो वो योग देगा। तो खेल के क्षेत्र में भी खिलाड़ी को ऐसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें इस दृष्टिकोण से योग को देखना चाहिए। एक व्यवसायी को भी ऐसे जीवन में, अब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक अगर विद्यार्थी भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम या शवासन या योग निद्रा या गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करता है तो उसका मन शांत होगा, मन की एकाग्रता का स्तर बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा घंटे भी बैठेगा। उसकी जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं रिटेंशन प्रॉब्लम भी बढ़ने लग गई है कि याद नहीं होता जी लेसन। अगर वो सिर्फ ऐसी क्रियाएं भी करने लग जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में योग अपनी भूमिका निभाएगा। तो आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, कोई क्षेत्र योग से अछूता नहीं है। अगर उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में अपनाएंगे तो हर पहलू पर वो संतुलन बनाने की कला आपको देगा। बिल्कुल। और इसी को शाइनी कहीं ना कहीं, जैसे आज हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, वो पर्सनल लेवल पर भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में हम जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनसे ज़्यादा घिरते चले जा रहे हैं। काम ज़्यादा कर रहे हैं, कब सोना है, जैसे आपने शुरू में भी बात की जी। उसको भी आप दूसरे ढंग से सोचिए जी। अगर आपने शुरू से योग को अपनाया है तो आप अपनी एज में स्वस्थ जीवन के 20 साल जोड़ दीजिए। व्यक्ति अपने आप को 60 साल को रिटायर मानने लग जाता है। मेरी तो आयु 70 साल की है। मैं तो सुबह 3 बजे उठाऊँ, रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप काम करूँगा। मैंने अभी आपको बताया कि मैं 10,000 साधकों को 1 घंटा गर्मी के अंदर खड़े होकर के साधना करवाई और सारा कार्यक्रम करके 3 घंटे का आपके पास आ गया मैं। अगर मुझे 20 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जीवन में 60 साल के बाद तो मैं 80 साल तक कमाऊँगा ना। इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव हूँ, फैमिली के लिए प्रोडक्टिव हूँ और खुद के लिए भी प्रोडक्टिव हूँ। अगर मैं 2 लाख रुपए महीना भी कमाता हूँ, साल में 24 लाख रुपए कमा लिया, 20 लाख में कितना कमा गए आप? तो 5 करोड़ कमा गए। 5 करोड़ उसका ब्याज लगा लीजिए। किसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब वो देश के भी हित में, इकोनॉमी के भी हित में, समाज के भी हित में, फैमिली के भी हित में। और ये अनुमान भी लगाए गए हैं देशराज जी कि 4.5 ट्रिलियन 2030 तक ये नुकसान भारत में हो सकता है इन प्रोडक्टिविटी की वजह से और बीमारियों की वजह से। जब आप योग अपनाएंगे आपका पैसा दवाइयों पे ज़्यादा खर्च नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी। वो किसके हक में जाएगा? देश के, इकोनॉमी के, समाज के, अपने परिवार के। किसने दिया? योग ने दिया। अगर हम 1 घंटा प्रतिदिन, मेरा मानना है अगर 1 घंटा, अगर आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति इस बात का संकल्प ले ले कि हर दिन की शुरुआत 60 मिनट प्रतिदिन योगाभ्यास, जिसमें आप कुछ आसनों का चयन कर लें अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपने मौसम के हिसाब से, कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लें और थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान का अभ्यास कर लें। सुबह उठ करके आप नहाने से पहले कुछ शुद्धि क्रियाएं कर लें। सुबह उठ करके आप उषापान करें।
2 गिलास पानी, उसमें एक नींबू, थोड़ा सा शहद, अगर डायबिटिक नहीं है तो उसका सेवन करें। देखिए आप थोड़ा सा पाच्य और सात्विक भोजन लें। जीवन का रंग और जीवन का रस किसको कहते हैं, ये वो योगी ही समझ सकता है जो ऐसा जीवन जीता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसी योगाभ्यास के जरिए शाइनी धीरे धीरे जाकर जो खान पान की बात आई है वो भी अपने आप धारण हो जाता है क्या, कि हमें सही तरीके से, जैसे सुपाच्य भोजन की बात कर रहे हैं, कैसा भोजन करना है, कैसे रहना है, ये योग के जरिए ही नियम क्या ढाले जा सकते हैं जीवन में? ये तो मैं बोलूँगी कि एक इंटरनल इंटेलिजेंस है आपके अंदर की, एक सूझबूझ विवेक जो है वो खुद ब खुद जागृत हो जाता है। तो आपका शरीर धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को त्याग देगा जो आपके शरीर के लिए सही नहीं है। आपका खुद ही मन नहीं करेगा कुछ चीज़ें खाने का। पैकेज्ड फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, एक्सेस शुगर, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना शरीर पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है शरीर के अंदर की, वो इस खाने की ऊर्जा से मैच ही नहीं कर रही है, वो कोई तालमेल ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपके योग के अभ्यास का वो आई वुड से एक आउटकम है, एक उसका नतीजा है। आप चाहे चुने चाहे ना चुने, आप नियंत्रण रूप से अगर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो चुनाव खुद ब खुद हो रहा है। और वो चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें किसी डाइटिशियन की, न्यूट्रिशनिस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनकी तो बहुत बाद में बात आती है, पहले आप खुद के लिए डॉक्टर बन सकते हैं। इतना आपको समझ में आ जाएगा कि हर सीज़न में, हर जगह, हर व्यवहार में आपकी बॉडी क्या चाह रही है, किस चीज़ पे फोकस चाह रही है। आप उसी तरीके का खाना, उसी तरीके का जो है विचार, वो सब चुनना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं जब आप योग का अभ्यास करते हैं। तो बिल्कुल। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है साल 2025, और हम जानते हैं 2014 में इसे यूनाइटेड नेशन ने अपनाया, और उसके बाद से ही पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में थे, जहां आज उन्होंने योग दिवस मनाया, लाखों लोगों के साथ उन्होंने योग किया। और आइए देखते हैं कि इस मौके पर उन्होंने क्या संदेश दिया है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है।
चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स अ डीप ट्रूथ. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plant that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया मी
टू वी। डॉक्टर गोस्वामी, ये बहुत बड़ा संदेश है, मी टू वी, और जिसके पहले भी आपने जो बात करी है कि किस तरह से समूह और समूह के जरिए समाज, और हमने पहले भी इस मैसेज के बड़े मायने समझने की कोशिश की है। तो मी टू वी का जो संदेश है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जब हम अपने से प्यार करने लगते हैं, अपने साथ जुड़ने लगते हैं, अपने आप को अपने से ही जुड़ने लगते हैं, तो फिर उसी को हम फैलाने लगते हैं। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति प्रेम की बात करेगा, स्वास्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति स्वास्थ्य की बात करेगा, जैसा वो है वो वैसी ही चर्चा करेगा। शराबी शराब की बात करेगा, जुआरी जुआरी की बात करेगा, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति क्रोध की बात करेगा। वो आसपास के वातावरण को भी वैसा ही तैयार करेगा। घर में एक व्यक्ति यदि क्रोध से भरा है तो पूरा घर का जो परिवार है वो सब क्रोध से थर्राथर कांपेगा। अस्तित्व में जैसा व्यक्ति होता है उसका प्रभाव सामने वालों पर वैसा ही होने लगता है। तो यदि हम योग के साधक हो जाते हैं, योग का अभ्यास करने लगते हैं, योग निरंतर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो हम जहां होते हैं वहां योग का फैलाव करने लगते हैं, योग का अभ्यास की चर्चा करने लगते हैं, यानी कि हम जोड़ने लगते हैं सबसे अपने आप को। और वैसे भी देखा जाए तो व्यक्ति कोई अकेला नहीं होता। व्यक्ति तो इसी तरह से है जैसे एक माला होती है, माला में एक धागा होता है और उसमें बहुत सारे मोती होते हैं। मोती में पिरोई हुई जो धागा है वो महत्वपूर्ण है। योग साधना एक धागा है और हम सब एक मोती हैं। योग के अभ्यास से हम सब एक मोती, एक माला की तरह हो जाते हैं। यदि व्यक्ति अपने आप को अपने से जोड़ता है तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ में, या यूं कहें कि अब इस धरती के साथ में पूरे वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव हमारे अंदर प्रकट होता है वो शब्द नहीं है, वो एक अवस्था है, एक स्थिति है। कैसे आएगी वो स्थिति? जब आप योग का अभ्यास करेंगे, अपने से जुड़ेंगे, अपने भाव में टिकेंगे। जैसे जैसे अपने से जुड़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे बाहर में फैलना शुरू करेंगे। जुड़ते जाएंगे अंदर और फैलते जाएंगे बाहर। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही है। जो व्यक्ति अपने से जुड़ गया है उसने अपने ही भीतर जाकर देखा है कि ये जो पूरा संसार है ये मेरा परिवार है, क्योंकि उससे मैं अलग ही नहीं हूं, अलग हो ही नहीं सकते। जो चेतना है वो तो एक ही है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसका जो आधार है वो तो एक ही है। तो जब हम योग का अभ्यास करेंगे तो हम सबसे जुड़ जाएंगे, और जब हम सबसे जुड़ रहे होंगे तो अपने से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सामूहिक साधना, सामूहिक योग का अभ्यास जब आप पार्क में करते हैं तो एक तैयार हो जाते हैं आप अपने से जुड़ने के लिए। और जो लोग अपने से जुड़ते हैं, अपने भीतर यात्रा करते हैं, वो तैयार हो जाते हैं पूरे विश्व के साथ जुड़ जाने के लिए। तो ये बाहर से भीतर की, भीतर से बाहर की साधना है। एक पक्ष को पकड़ लीजिए, दूसरा पक्ष आपका मजबूत होता चला जाएगा। और योग करके तो देखिए, जीवन का आनंद बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, भाव बदल जाएगा, स्वास्थ्य बदल जाएगा, शब्द बदल जाएंगे, सब कुछ बदलने लगेगा। आपका खान पीन बदल जाएगा, सोने का समय बदल जाएगा, उठने का समय बदल जाएगा, बैठने की तरीका बदल जाएगा, खाने का तरीका बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके कर्मों में कुशलता आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर योग एक माधुर्य पैदा नहीं करेगा। जैसे सोने में सुगंध होती है, ऐसे उत्पन्न हो जाएगा योग के माध्यम से हमारा जीवन। तो योग का अभ्यास सब कुछ दे देगा, जीवन में जो चाहिए वो संतोष देगा, वो सत्य देगा, वो अहिंसा का भाव देगा। आज सब जगह हिंसा ही हिंसा है। योग के अभ्यास से हम अहिंसक हो जाएंगे, सत्य का अनुपालन करने लगेंगे, अस्तेय हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा, ब्रह्मचर्य हिस्सा बनेगा, अपरिग्रह हिस्सा बनेगा। हम सोच में होंगे, हम तप में होंगे, हम स्वाध्याय में होंगे, हम ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। और जब पूरा समाज इसी भाव में चलेगा, उसी को राम राज कहते हैं। योग हमें राम राज्य की तरफ ले जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गोस्वामी। आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार, अनुभव हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी शुभकामनाएं सोशल मीडिया के जरिए दी हैं। आइए देखते हैं उन्होंने अपने संदेश में क्या कहा है। योगा हमारे हजारों साल की देन है दुनिया को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को आह्वान किया, कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसको समर्थन दिया, ये अपने आप में एक मिसाल है। 25 June is Yoga Day all over the world, not only in Bharat. Every nook and corner of the world, people are getting benefit of it, irrespective of age, gender, caste, creed, or any differentiation which we make to human races. अत्यंत संतोष का विषय है कि भारत के प्रयासों की वजह से योग एक वैश्विक पर्व बन गया है। It is a global event. It is dotting every nook and corner of India, and it is reflected vibrantly in every part of the world. हमारे ऋषि मुनि कह गए, पहला सुख निरोगी काया। इसीलिए मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं और आपको प्रेरित करता हूं, योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है। इसका सर्जन हमारा परम धर्म है। योग इसका सबसे सार्थक प्रभावी माध्यम है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज संसद भवन परिसर में बड़े समूह के साथ योगाभ्यास किया। आइए सुनते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या संदेश दिया। योग भारत की प्राचीनतम पद्धति रही है और आज दुनिया के अंदर योग प्राचीनतमता से नवीनता की ओर और नवीनता के साथ विज्ञान के इस युग के अंदर व्यक्ति के तन मन शरीर आत्मा के संतुलन के साथ उसके बहुआयामी विकास के लिए जीवन के अंदर नितांत आवश्यक है। योग पर कई दुनिया के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, अध्ययन किए गए और योग के माध्यम से लोगों के जीवन स्वस्थ होने के साथ इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर तनाव से मुक्ति और रोज नई ऊर्जा का संचार, आंतरिक ऊर्जा भी ब्रह्म ऊर्जा भी, जो हमें नई प्रेरणा देती है काम करने की, काम के दृष्टिकोण में, काम की कुशलता में, जीवन की पद्धति के अंदर योग का आज बहुत महत्व है। अधिकतम देशों में व्यक्ति ने अपने जीवन को स्वस्थ तन मन शांति के लिए योग की दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। मेरा आप सबसे भी आह्वान है कि हम सब समाज के हर व्यक्ति के जीवन के अंदर योग से हुए अपने जीवन में परिवर्तन का और योग के माध्यम से हमारी कार्यकुशलता में जो परिवर्तन हुआ है उसको साझा करें और पूरा देश और दुनिया योग अभ्यास से अपनी कार्यकुशलता के साथ तन मन शांति के साथ अवसाद तनाव से मुक्ति, हर चुनौतियों से लड़ने की सामर्थ्य योग के अंदर है। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रोफेसर महेश प्रसाद जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अब आखिर में जाते जाते किस तरह का संदेश आपका होगा? और जिस तरह से अभी हमने लोकसभा अध्यक्ष को भी सुना, उन्होंने कहा है कि कार्यकुशलता में जिस तरह का अनुभव आप सभी ने योग को अपनाने के बाद किया, वो हमें ज्यादा से ज्यादा साझा करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है योगः कर्मसु कौशलम। योग में जब हम प्रवृत्त होंगे
जो हमारे कर्म होंगे, चाहे नित्य कर्म है, चाहे दैनिक कर्म है, या हमारे कर्म है, या राष्ट्र के कर्म है, उनमें हमें कुशलता मिलेगी, कहीं भी शिथिलता नहीं मिलेगी। अभी महोदय ने यही कहा, हमारी जो आलस्य है, आलस्य दूर हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता हमारी आगे बढ़ेगी। और दूसरी में मैं ये कहूँ आपको, महर्षि पतंजलि ने कहा कि हम प्रसन्न कब रहे, कैसे रह सकते हैं प्रसन्न इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्यानाम भावनाता चित्त प्रसादन। किसी के खुशी में खुश हो जाओ, कोई दुख है उसमें करुणा का भाव दिखाओ, मुदितोपेक्षाणाम, कहीं और प्रसन्न रहो किसी के कार्य में, सुख में देखो, मुदित रहो, और कहीं पर कोई दुख है तो दुख का भाव अपनाओ उसको। मानवता का यही है, यही कर्तव्य है कि किसी खुशी में अपने खुशी जाहिर करो, दुख है तो दुख जाहिर करो, कहीं और किसी को कोई परेशानी है तो वहाँ करुणा भी आप दिखा सकते हैं। तो अपने भावों को समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, समाज के अनुसार यदि हम अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर रखते हैं, तो लोग यही कहेगा बहुत अच्छा इंसान था साहब, हमारे इस परेशानी में वो हमारे घर में आया, उसने हमें सांत्वना दी। केवल सांत्वना दी, उसने पैसे नहीं दिए, एक वाणी के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से उसने उस परिवार को एक सांत्वना दी है। उसके खुशी में खुश हुआ, खूब हंसा या नाच गान किया उसने, कहेंगे बड़ा अच्छा हमारे कार्य में आया है और प्रसन्न होकर गया है। तो यही तो है जीवन में, योग यही सिखाता है कि जो परिस्थिति हैं, उन परिस्थितियों को अपने अनुसार उसको व्यक्त कीजिए, जिससे कि उस व्यक्ति को, जहां हम गए हैं, जिसके प्रति हम संवेदना प्रकट कर रहे हैं, वो हमारे इस व्यवहार से संतुष्ट हो जाए। और वही तो महान व्यक्ति है। कोई पैसे देने से कोई महान नहीं बनता, हमारे व्यवहार के द्वारा हम स्वयं अपना महान बनते हैं। और यदि व्यवहार हमने कुछ निकृष्ट व्यवहार कर दिया, उसको हमें लोग क्या संज्ञा देते हैं उसके लिए। जी, मैं कहूँगा आपके इस माध्यम से, समय ले रहा हूँ, कि सब लोग योग करें, सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मन प्रसन्न रहे, चित्त प्रसन्न रहे, और हमारे आत्मा में एक प्रकाश का एक आलोक हो, जिससे कि हम वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को प्रकट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी जो 3 मेहमान हैं, उनका भी मैसेज आज के दिन क्या संदेश रहेगा, देशराज जी बताइए आपका जाते जाते। योग हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी वसीयत है, जिसे आज IDY के माध्यम से इसकी ताकत को पूरी दुनिया ने जाना भी है, पहचाना भी है, और अब कर भी रहे हैं। तो मेरा इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पर एक ही संदेश होगा कि हम किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी आयु से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या का शुरुआत योग से करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में योग आएगा तो हम तो सुखी रहेंगे। एक सुखी और समृद्ध समाज और अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी करने में हम तभी सहयोगी और सफल होंगे जब हम योग करेंगे। अतः करो योग, रहो निरोग। बिल्कुल। शरद जी। जी, महाराष्ट्र के 12वीं सदी के योगी रहे हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी। 2 बातें हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो आजकल की लड़ाइयाँ हो रही है अहंकार की वजह से, तो वो कहते हैं कि मराठी में अहंकाराचा वारा न लागो मज राजसा, जो अहंकार का जो हवा है ये मेरे मन को ना लगे। और वो अपने पसायदान में आगे कहते हैं कि आता विश्वात्म के देवे, ये विश्व को मैं अब कुछ देना चाह रहा हूँ। तो ये विश्व बंधुत्व जो भावना है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के द्वारा हम कर रहे हैं, जहाँ पर जब स्वयं में अहिंसा आती है, प्रेम निर्माण होता है, प्रेम होता है तो आनंद निर्माण होता है, आनंद में एकाग्रता आती है, एकाग्रता में द्विता नहीं होती है, सब एक जुड़ जाते हैं। और यही योग का एक संदेश है। और इसके साथ में एक छोटी सी टिप्स सभी को इस यहाँ से साझा करूँगा कि रात को सोने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम और उसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम 21 बार करें। 3 का चिंतन दृष्टा भाव से करें और फिर जाएं। फिर अपने आप ही सुबह नींद खुल उठ जाएगी और सुबह का मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। फिर आप जो देशराज जी कह रहे थे कि सुबह का समय हम उस साधना के लिए आराम से दे पाएंगे, क्योंकि योगाभ्यास करेंगे तो आप अपने आप को आपको वहाँ से समय मिल पाएगा।
तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ यह आज मेरा संदेश है। todo el mundo es unos amigos, nosotros unidos। जी शाइनी। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँगी कि हमें ये जीवन मिला है 50, 60, 70, 80, 90 साल के लिए, जितना भी आप जी रहे हैं। आप देखिए कि आप इस जीवन में कैसे रहना चाहते हैं, क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप दूसरों पे बोझ बनना चाहते हैं या खुद से सक्षम होना चाहते हैं। अगर आप अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप किसी के काम नहीं आएंगे। और इस जीवन में कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपको लोग बाद में भी याद रख सकें। तो उसकी शुरुआत स्वयं से होती है, उसकी शुरुआत योग से होती है। आप खुद से जुड़ेंगे तो अपने परिवार वालों को भी वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो बल दे सकेंगे, वो प्यार दे सकेंगे, और उसके बाद फिर समाज को, फिर पूरे विश्व को भी वही बांटेंगे जो आपके अंदर है। तो कोशिश करें इस योग को अपने से बिल्कुल जुदा न होने दें, इसको पूर्ण रूप से अपना लें बस। और इसी के साथ देशराज जी आपका, शरद जी आपका, शाइनी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योग भारत की एक प्राचीन परंपरा जो आज वैश्विक पहचान बन चुकी है, पूरी दुनिया इसे अपनाकर भारत की इस धरोहर को सम्मान दे रही है। तनाव भरी जिंदगी में योग अब सिर्फ परंपरा नहीं रहा है, जरूरत बन चुका है, एक संतुलन जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। तो आइए आज हम सब मिलकर योग की यात्रा में आगे बढ़ने का आज इसी समय से संकल्प लें और निरोगी काया और मन का सही मायनों में आनंद ले सकें। नमस्कार।